हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। साइंस के लिए ख़ास, हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। तो बच्चों, फ़िज़िक्स का पेपर हमने इससे पहले वीडियो में एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है भी बच्चों काफ़ी पेपर इन में से आएगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन का पहले वीडियो अपलोडेड है। अभी जो हम करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से है बच्चों। 2 कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट की इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो पूछ लिया बच्चों इसने कि लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमम रेशो क्या होगा और मिनिमम रेशो क्या होगा। अपने को दिया क्या हुआ है बच्चों, I1 जो कि पहले की इंटेंसिटी है वो दे रखी है 16 और दूसरे लाइट की इंटेंसिटी की रेशो दे रखी है 1। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब बच्चों ब्राइट फ्रिंज होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है और डार्क फ्रिंज पे मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। तो बच्चों जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है वो या तो ये याद कर लो भी, दोनों लाइट के एम्पलीट्यूड को जोड़ के स्क्वायर कर दो, क्योंकि कोस थीटा 0 हो गया, कोस थीटा 0 पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पे जुड़ जाते हैं एम्पलीट्यूड। और आई मिनिमम जो है वो हो जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी दे रखी है, एम्पलीट्यूड तो दे नहीं रखा बच्चों। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है। तो इसलिए बच्चों एम्पलीट्यूड A1 हो जाएगा 4 और A2 क्योंकि उसका 16 था ना, 16 का रूट 4 हो गया, A2 हो जाएगा 1। तो I मैक्स जो हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। उसने रेशो पूछ रखा है। और I मिनिमम हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी। अगर तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और ये इंटेंसिटी मिनिमम 0 होती है, जिसको अपन डार्क फ्रिंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, इसलिए 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो रेशो पूछ रखा है, I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशो हो जाएगा 25:9। ये I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशो है। दे किसका रेशो रखा था? I1 और I2 का रेशो दे रखा था अपने को 16:1। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों, 2 कोयल्स जब एक दूसरे के साथ फ्लक्स लिंक्ड होता है वहाँ पर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। मान लो एक रेडियस R2 की कोयल है, इसके अंदर जिसका की रेडियस R2 है, इसके अंदर एक और कोयल है जिसका रेडियस R1 है। तो जो फ्लक्स लिंक, एक में से एक कोयल का फ्लक्स चेंज होगी, इसकी रेडियस R1 कह देते हैं। 2 कोयल हैं तो फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कोयल जो होगा वो दूसरी कोयल के अंदर जो करंट चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट चेंज इन द सेकंड कोयल। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट, जिसका नाम हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? जब 2 कोयल का फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है तब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। तो और क्वेश्चन में 2 बातें और पूछी उसने।
इसके यूनिट बताएं और दो फैक्टर बताएं जिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। यूनिट बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के भी हेनरी हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी एच पे ही हेनरी ही है, एच से डिनोट करते हैं बच्चों। हेनरी वैज्ञानिक का नाम है, कैपिटल में लिखना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है चाहे सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों के यूनिट हेनरी ही हैं। 2 नंबर के अंदर एक बात और पूछ रखी है, किस किस बात पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो फार्मूला है म्यूनो N1 N2 एरिया ऑफ स्मॉलर कोयल जो अपन ग्रीन कलर में बनाई थी और लेंथ ऑफ द कोयल। अपन दोनों केस में सेम ले रखी है तो L लिख दिया अपन। तो आप कोई 2 फैक्टर बताने हैं, आप नंबर ऑफ कोयल बता दें, मीडियम बता दें, मीडियम पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे और एरिया ऑफ द कोयल पे, लेंथ और एरिया 3 चीज़ें आ गई। तो बच्चों मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं तो उतने ही गुना रिलेटिव परमेबिलिटी के म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रा द स्केच वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर के साथ कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की। तो हमारी एनसीईआरटी में से ही पेपर आया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में ये 3 ग्राफ हैं। कंडक्टर के लिए ग्राफ क्या है बच्चों, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रोहो जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, कंडक्टर्स के लिए। क्या शो करता है ये ग्राफ कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। टेम्परेचर को मैं T साफ सुथरा लिख के देना चाहता हूँ आपको। टेम्परेचर बढ़ाने पर इधर टेम्परेचर है, इधर रेजिस्टिविटी रोहो है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। और पूछ रखा है उसने सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटते हैं, जिससे थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं बना, मुझे दोबारा बनाना होगा। ये भी इतना परफेक्ट सा तो नहीं है। सेमीकंडक्टर केस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर के ब्रेकअप होने से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज़ कर रही है बच्चों इनकी। तो एक और ग्राफ है एनसीईआरटी में, साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। कई प्रकार के मटेरियल जिनको नाइक्रोम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए बनाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस का भी ग्राफ हमारे उसमें है। वो ज़्यादा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती उनकी रेजिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस होती है। ये किसकी है, नाइक्रोम का ग्राफ और बना हुआ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बराबर चेंज होती है, सेमीकंडक्टर की कम होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया, उस पर टॉर्क लगती है, तो टॉर्क 0 और मैक्सिमम कब होती है। तो अगर टॉर्क का फार्मूला बताए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और ये हमारा डाइपोल को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये हमारा पड़ा है डाइपोल -q + q और उनके बीच का डिस्टेंस 2a और ये है एंगल थीटा। तो जो टॉर्क लगती है जिसकी वजह से ये अलाइनमेंट होना चाहता है, टॉर्क बराबर होती है P क्रॉस E के। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q × 2a। तो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क P क्रॉस E है ना, तो PE sin थीटा। तो थीटा जब हमारा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी 0 हो जाएगी और वो मिनिमम टॉर्क हो जाएगी। वैसे 180 डिग्री पे माइनस में चली जाती है, लेकिन चलो फिर भी वो इक्विलिब्रियम नहीं होता, टॉर्क 0 पे मिनिमम हो जाता है। और 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम, 180 पे भी सॉरी बच्चों टॉर्क 0 ही होती है। 90 डिग्री पर PE sin 91 होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगती है 90 डिग्री पर, टो मैक्स। तो उसने सिर्फ पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कब लगती है, फार्मूला लिखो और आंसर प्राप्त करो।
इन दोनों को देख के ससेप्टिबिलिटी दे रखी है दो मटेरियल्स की, बताओ कि कौन सी डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो बच्चों डायमैग्नेटिक की परमिटिविटी जो होती है साई आर या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कह देते हैं अपन, वो नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है। तो पहला ऑप्शन जो माइनस समथिंग दे रखा है ना, तो ये तो हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ, नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो हमारा हो जाएगा, ये तो है डाया क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी माइनस में है, ये है स्मॉल बट पॉजिटिव। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है। इसको अब हम कहाँ से भगाएं, मिटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के लिए हमको क्लिक करना होगा इस पे। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट। ट्रूथ थोड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ, इतनी मुश्किल हम तैयारी करवाते नहीं, हम तो सिर्फ 5 गेट करवा के बस कर देते हैं बच्चों। तो ये जो पहले 2 गेट हैं ये नोट गेट हैं, तो यहाँ पे जो इनपुट गई है ये नैंड गेट है आगे। ये कौन सा गेट है, नैंड। और यहाँ ये दोनों नोट हैं, तो नोट का मतलब यहाँ इनपुट जो गई है वो ए बार और बी बार गई है। तो यहाँ जो इनपुट आई है ए बार एंड बी बार है, लेकिन आगे नैंड गेट लगने के कारण थोड़ा मैथमेटिकली समझा देता हूँ बोर्ड के ऊपर। ए बार एंड बी बार के आगे फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया, बुलियन एक्सप्रेशन से इसको और गेट में चेंज कर दिया। तो यानी कि इसकी जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो और गेट वाली ही बनेगी। तो और गेट की ट्रूथ टेबल आप जानते हैं, जब ए बी और आउटपुट वाई से डिनोट करते हैं, 0 ए और बी जो होता है हमारा 0 पे 0 ही होता है, दोनों इनपुट लो तो आउटपुट लो, 0 1 पे वो 1 हो जाता है, 1 0 पे भी 1 हो जाता है, और जब 1 1 हो जाए तो भी 1 ही आउटपुट होती है। तो ये ट्रुथ टेबल बन जाएगी बच्चों दिए हुए सर्किट की। हमारे नैंड गेट है, नैंड गेट एक हमारे को पहले क्या इनपुट दिए ए एंड फिर नोट गेट से ए बार बी बार बने, ए बार बी बार फेड किया हमने नैंड गेट को, आउटपुट क्या आ गई ए बार बी बार जो कि और गेट था। Write the relationship between kinetic energy of alpha particle and distance of closest approach from nucleus Rutherford alpha scattering experiment। 2 नंबर में इतना क्वेश्चन आता नहीं, बड़ा क्वेश्चन है ये भी। 12.2 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, सोल्व प्रॉब्लम ही है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में स्टूडेंट्स क्या होगा कि पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा और उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा दूरी से वो वापस आ जाएगा। तो उसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच इट्स काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने सिर्फ क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जो कि अल्फ़ा पार्टिकल की है क्लियर करने के लिए इसको अल्फ़ा लिख देते हैं। किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल, और क्यू क्या है, चार्ज। तो पोटेंशियल जो है हमारा किसका है, न्यूक्लियस का है। पोटेंशियल जो होगा वो एक न्यूक्लियस का है, तो Q/4πε0 R फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ZE में 4πε0। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो A या D लिख देते हैं। और Q जो है अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज,
वो अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के बराबर प्लस 2e। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, v और q अल्फ़ा की पोटेंशियल किसका है, न्यूक्लियस का, और चार्ज कौन सा, अल्फ़ा पार्टिकल। जेड ई इंटू में 2 अल्फ़ा ई बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको किसके को रखना है, काइनेटिक एनर्जी के। तो डी एक तरफ आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें उधर रह जाएंगी। 2 जेड ई स्केयर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये फार्मूला हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि कहाँ तक अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा सकता है। 2 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर का, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल के कैपेसिटर डिपेंड्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, A एरिया और एप्सिलॉन नॉट मीडियम। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन 2 प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट, और एरिया पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो थैंक यू बच्चों। अगला वीडियो जो आएगा वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लें।